हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 2.5 लगभग कंप्लीट कर दिया था, मैक्सिमम कंप्लीट हो गया था हमारा। हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा, हमने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा, हमने वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ा। इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें पब्लिक का रोल नहीं होता है। इस कंपनी को जो बनाते हैं लोग, उन्हीं के द्वारा इसमें पैसा जो है वो लगाया जाता है। पब्लिक कंपनी में बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, वो पब्लिक से ली जाती है। कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स कंपनी को बेचती है। शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होती है बेटा? कंपनी की सबसे पहले टोटल कैपिटल डिसाइड की जाती है कि कंपनी कितने रुपए से स्टार्ट होगी, और फिर उस कैपिटल के टुकड़े बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे। मान लो 10 रुपए का एक टुकड़ा है, इसका मतलब कंपनी के पास 10 करोड़ जो शेयर्स हैं वो हो गए हैं। 10 करोड़ शेयर्स हैं। 10 करोड़ शेयर्स यानी शेयर्स क्या होते हैं? एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते हैं। एक सर्टिफिकेट जो खरीदेगा कंपनी की, उसको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर 10 करोड़ लोग हमारी इन सर्टिफिकेट्स को खरीद लेते हैं और हर व्यक्ति 10 रुपए देता है, तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से कंपनी अपनी टोटल कैपिटल जितने से वो बननी होती है कंपनी, उसको छोटे छोटे डिनोमिनेटर में डिसाइड कर लेती है, और हर उस छोटे टुकड़े को कहा जाता है शेयर। अब जनता जितने शेयर्स खरीदना चाहेगी उतने खरीद सकती है। कंपनी हर किसी को सर्टिफिकेट दे देगी, और एक सर्टिफिकेट की कीमत रखेगी वो 10 रुपए। अब किसी ने 100 सर्टिफिकेट लिए, तो एक सर्टिफिकेट की कीमत है 10 रुपए। उस बंदे को 1000 रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को, और वो कंपनी का कुछ हिस्सेदारी के लिए क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटा। अब प्राइवेट कंपनी तो कभी भी अपने जो शेयर्स हैं वो जनता को नहीं बेचती, वो सारा पैसा अपने ही फंड से जनरेट करती है। तो नो रोल ऑफ पब्लिक। पब्लिक कंपनी अपना सारा पैसा कहाँ से लेती है? पब्लिक से लेती है, शेयर्स और डिबेंचर्स को बेचकर। ओपीसी, चूंकि ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह होती है, तो प्राइवेट कंपनी के जो नियम है वो सारे ओपीसी के ऊपर भी लगेंगे। ठीक है बेटा। तो हमने कल इनके बारे में डिस्कस किया था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी के बारे में। अब हम ओपीसी का कुछ बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं बेटा। ओपीसी में कुछ पार्ट बच गया था। क्या बचा था वो पार्ट? कि ओपीसी की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओपीसी कंपनी बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। एक अकेला इंसान भी आज के टाइम में कंपनी बना सकता है। सबसे पहले ए सेपरेट नेम। सबसे पहले हमें ओपीसी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही नाम डिसाइड हो जाएगा, रजिस्ट्रार अनुमति दे देगा कि भाई आप ये नाम सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस कंपनी को अपने कंपनी का जो नाम डिसाइड करेंगे उसके ब्रैकेट में ओपीसी लगाना पड़ेगा। जैसे एक बंदे ने कंपनी बनाई ए कंपनी, ब्रैकेट में इसको लिखना पड़ेगा ओपीसी, ताकि पता चल सके कि ये ना तो प्राइवेट कंपनी है ना पब्लिक कंपनी है, ये क्या है? एक वन पर्सन कंपनी है। तो सबसे पहले हमें एक सेपरेट नाम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर हमने कल पढ़ा था कि ओपीसी में नॉमिनी का बहुत बड़ा रोल होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। यानी कि ओपीसी जिस पर्सन ने बनाई है, उसके मरने के बाद जो ओपीसी को संभालेगा उसे कहते हैं नॉमिनी। तो नॉमिनी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। नॉमिनी के अपॉइंटमेंट के बाद इसका जो नाम है वो यूज किया जाएगा। यूज ऑफ नेम, इसका नाम यूज किया जाएगा। यह हमने डिसाइड किया, यहाँ हमने नॉमिनी को अपॉइंट किया, यहाँ रजिस्ट्रार ने हमें अनुमति दे दी कि आप अपने नाम के साथ ओपीसी यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होते हैं बेटा? एक तो होता है एमओए, एक होता है एओए, और एक होता है नॉमिनी डिटेल।
ये सारे कागज हमें भेजने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी किस काम को करने के लिए बनी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन कंपनी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है वो लिखे होते हैं। क्लियर? AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से इनकी फुल फॉर्म देख सकते हो आप। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं? रूल्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। यहां तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, उनको करना कैसे है, उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, क्या क्या नियम अपनाएं, क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करें कि हमारी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, वो लिखे होते हैं AOA के अंदर। यहाँ पर नॉमिनी की कंसेंट भेजनी पड़ती है कि जिसको हमने नॉमिनी बनाना चाहा है क्या वो नॉमिनी बनने के लिए तैयार भी है या नहीं। हो सकता है कि हमने किसी का नाम दे दिया नॉमिनी का, लेकिन सामने वाला पर्सन बनना ही नहीं चाहता नॉमिनी, तो नॉमिनी की कंसेंट, नॉमिनी ने हाँ भर दी है, उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करने के बाद यहाँ भिजवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के यहाँ, ताकि वो सबकी जो वेरिफिकेशन वो कर सके। उसके बाद बेटा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें मिल जाती हैं, रजिस्ट्रार इस कंपनी को इसके निर्माण की अनुमति दे देता है और ये कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। ठीक बेटा, तो ये था OPC को बनाने की कार्यविधि। ठीक है बेटा, OPC बनाने के फायदे क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ OPC। अगर आपने 1% कंपनी बनाई तो क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहले है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंपनी होती है, कोई सी भी कंपनी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, OPC हो, हर कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। यानी कि अगर किसी पर्सन ने कंपनी के 10,000 शेयर्स परचेज किए हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो कंपनी के प्रति इस बंदे की लायबिलिटी कितनी बनती है? सिर्फ 1 लाख रुपए। ये अपने 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए कंपनी को देगा ज्यादा से ज्यादा। तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतनी लायबिलिटी होती है। दूसरे की बात करें बेटा तो हम कह सकते हैं गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सिंगल ट्रेडिंग करता था बंदा, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग, उसका एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है, क्योंकि जनता का जो फेथ होता है वो कंपनीज के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि लीगल प्रोसेस के द्वारा कंपनी बनाई जाती है। तो सोल प्रोप्राइटर का बेहतरीन ऑप्शन बन के सामने आया है। फिर है सोल शेयर होल्डर। जो कि OPC एक व्यक्ति बनाता है तो सारा का सारा जो पैसा लगाएगा वो अकेला लगाएगा, सारा के सारा जो शेयर होल्डर होंगे वो सारा अकेला व्यक्ति होगा, वही ओनर माना जाएगा, डायरेक्टर भी वही माना जाएगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डर ज़्यादा नहीं होते, एक ही होता है कंपनी बनाने वाला। ठीक बेटा, इसके बाद है जो मैंने बात बताई, यही शेयर होल्डर रहेगा, यही डायरेक्टर रहेगा अकेला, और ज़्यादा की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद मोर लॉजिकल। मोर लॉजिकल का मतलब होता है कि लीगल प्रोसेस के द्वारा ये कंपनी बनाई जाती है, तो इस कंपनी को शुरू करने पर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, सारी डिटेल रजिस्ट्रार के पास होती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाई गई एक संस्था है। 6th है एंट्री इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप था वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, क्योंकि उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, किसी प्रकार का उसकी डिटेल नहीं होती थी किसी के पास। क्योंकि ये कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज की लिस्ट में इसका नाम होता है, इसका डाटा गवर्नमेंट के पास होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, व्यवस्थित तरीके से बनाई गई एक संस्था है। ठीक बेटा, ये थे इसके एडवांटेजेस। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, क्योंकि हमने कहा था कि हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं,
तो ओपीसी की लिमिटेशंस क्या होंगी बेटा? सबसे पहले मोर फॉर्मेलिटीज, क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति एक है लेकिन फिर भी उसको वो सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे जो कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए किए जाते हैं। यानी भागा दौड़ जो होती है ना, गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर बहुत ज्यादा काटने पड़ते हैं इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नंबर 2 है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एक व्यक्ति ये कंपनी बनाता है तो पैसे का अभाव तो यहाँ पर भी रहेगा। वो कितने पैसे लगा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगा सकता, बहुत ज़्यादा पैसे, तो फंड का यहाँ पर हमेशा अभाव रहता है। और फिर वही सोल प्रोप्राइटरशिप वाली अनबैलेंस्ड डिसीजन, वही कमियां हमें यहाँ पर नजर आने लगती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाएगा। किसी बात पे अगर उसको सोचना पड़ गया तो किसी से डिसीजन मतलब किसी से डिस्कस ना करने के कारण वो बंदा कहीं ना कहीं डिसीजन गलत ले सकता है, तो अनबैलेंस्ड डिसीजन भी इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये थे बेटा ओपीसी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अब हम एक बार फटाफट से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के जो डिफरेंस है उनको मैं रीड करवा देता हूँ आपको, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है तो मैं एक बार आपको यही डिस्कस करा देता हूँ। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेंबर्स के ऊपर। मेंबर्स बेटा मिनिमम 2, मिनिमम 7, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम नो लिमिट। इस 200 में कुछ को शामिल नहीं किया जाएगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकते हैं? फिर है नेम। इस कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ेगा। इस कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 और इसके अंदर 3 इतने डायरेक्टर्स हो सकते हैं कम से कम। ये मिनिमम है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के पास कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। इसके बाद है पब्लिक को इनवाइट करेगी कि नहीं करेगी, मैं यहीं पर रीड करा देता हूँ। प्राइवेट कंपनी चूंकि पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं मांगती है तो पब्लिक को कभी भी इनवाइट करती नहीं है। भाई ये मान के चलो हमारे घर में फंक्शन है और हमने वो फंक्शन ऐसा रखा है जिसमें केवल घर के सदस्य ही शामिल हो सकते हैं, हमने बाहर किसी मोहल्ले पड़ोस गांव के लोगों को इनवाइट ही नहीं करा। तो इनवाइट नहीं करा तो हम क्या कार्ड छपवाएंगे? कार्ड तो तब छपवाते हैं ना जब हम किसी को इनवाइट करने वाले हो अपने यहाँ पर। हमने घर घर के सदस्यों के लिए प्रोग्राम करा है तो हमने कार्ड नहीं छपवाए। लेकिन अगर हम पूरे गांव को जिमाना चाहते हैं, पूरे गांव का फंक्शन किया है, तो भैया सभी को निमंत्रण देना पड़ेगा। और निमंत्रण देने के लिए कार्ड छपवाने पड़ेंगे। तो जब ये कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवाती ही नहीं है तो ये किसी को भी इनवाइट नहीं करेगी कि हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लो, जबकि ये इनवाइट करती है क्योंकि इसको पब्लिक से पैसा लेना होता है। नेक्स्ट बेटा 5 इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का इंडेक्स बनाएं या नहीं, मेंबर्स का नाम, उसकी डिटेल, कितने शेयर्स उसने लिए हैं, कितने अभी वो और पैसे हमें देगा, कहाँ का है, एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल हमें एक रजिस्टर के अंदर रखनी पड़ती है और उस रजिस्टर को कहते हैं इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के लिए किसी भी प्रकार का इंडेक्स बनाना आवश्यक नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी चूंकि इसके पास लोग होते ही नहीं है तो ये इंडेक्स नहीं बनाती। इसमें बहुत ज़्यादा जनता पार्टिसिपेट करती है, इसलिए सबकी डिटेल जरूरी है। कब? अगर 50 से एक्सीड हो जाते हैं तो। अगर पब्लिक कंपनी के मेंबर्स यानी पब्लिक कंपनी में 50 से ज़्यादा लोग पैसा लगा देते हैं तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा 6 स्टैच्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा। प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसी कोई भी सभा बुलानी आवश्यक नहीं है क्योंकि इसके अंदर बाहर के सदस्य होते नहीं है, इसको बुलानी पड़ेगी स्टैच्यूटरी मीटिंग। ठीक बेटा। आगे है कितने रुपए से कोई भी कंपनी स्टार्ट की। प्राइवेट कंपनी कितने भी रुपए से स्टार्ट हो सकती है, इसको बस बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि कितने रुपए से बनने जा रही है। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए से शुरू होनी चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है बेटा। 7th है 8th है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
इस कंपनी में चूंकि शेयर्स होते ही नहीं है पब्लिक के पास, तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं अलाउड किया जाता, क्योंकि घर वालों के सदस्यों के पास होते हैं और उन्हें मना करा जाता है कि आप ट्रांसफर नहीं करोगे। इसमें जिसके पास शेयर्स है वो मन में आए किसी को भी बेच सकते हैं, ट्रांसफर इसमें अलाउड है। आगे है 9वां, राइट टू गिव लोन टू डायरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोन टू डायरेक्टर। कौन सी कंपनी डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है? हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी है, चूंकि प्राइवेट कंपनी जो है उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कैन गिव, दे सकती है। पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर्स को लोन देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखो डायरेक्टर घर का ही बंदा होता है, क्योंकि घर के सदस्य होते हैं तो डायरेक्टर घर का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक के अंदर से बनते हैं, तो उनको देने के लिए हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नेसेसरी टू गिव लोन। अगर डायरेक्टर्स को पब्लिक कंपनी लोन देना चाहती है, किसी डायरेक्टर्स ने लोन की डिमांड कर ली, तो ये पब्लिक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कंपनी के ऊपर जो ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या एमसी होता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है डायरेक्टर्स को लोन देने से पहले। लास्ट बेटा प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना। प्राइवेट कंपनी चूंकि जनता को निमंत्रण देती ही नहीं तो कार्ड नहीं छपवाएगी, उस कार्ड को हम क्या कहते हैं कंपनी की भाषा में? प्रोस्पेक्टस। तो प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी जनता को इनवाइट करती है तो कार्ड छपवाना पड़ेगा, और कार्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखना, ठीक है। इसी में एक पॉइंट आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी को ना तो प्रोस्पेक्टस और एक होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस छपवा दिया तो ये करो, ठीक है, ये रजिस्ट्रार के पास भेजो। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं छपवाया तो उसके अभाव में एक स्टेटमेंट बनती है, इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, वो हमें रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को इनको देने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक कंपनी को या तो ये या ये, इनमें से एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा करवाना जरूरी है। तो ये थे बेटा हमारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2.5 है, वो फिनिश हो चुका है। मैं चैप्टर नंबर 2.6 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम कंपनी को बनाने की विधि सीखेंगे। कंपनी फॉर्मेशन, डिफरेंट स्टेजेस, कंपनी को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से कंपनी के नाम की जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार से ली जाती है बेटा। तो इसमें हम डिफरेंट तरीके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए चैप्टर नंबर 2.6 पेज नंबर 1। अब कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और ये 3 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, कार्य रूप में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है, अपना बिजनेस शुरू करने लग जाती है। सबसे पहले बेटा प्रमोशन, इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस हमें फॉलो करनी पड़ती है। प्रमोशन का काम करते हैं हम सबसे पहले, इसके बाद हम उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ, और उसके बाद हम अपने बिजनेस को शुरू कर देते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन 3 स्टेजेस को पूरा करके हम अपनी कंपनी को बिजनेस करने लायक बना सकते हैं। सबसे पहले करेंगे प्रमोशन। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। प्रमोशन का मतलब होता है कि कंपनी आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले माइंड के अंदर आइडिया आता है कि हम किस चीज़ को लेकर कंपनी बनाएं। भाई मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे टारगेट सेट करना होगा ना, मैं किस चीज़ की कोचिंग लेना चाहता हूँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ सरकारी, या मैं बैंक में जाना चाहता हूँ,
या मैं एसएससी में जाना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं रेलवे की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, तो मुझे कोचिंग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लेनी होगी ना, उस पर्टिकुलर फील्ड की जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। मैं बैंक में जाना चाहता हूँ एज ए मैनेजर, एज ए क्लर्क, तो मुझे बैंकिंग की कोचिंग लेनी पड़ेगी। जो इंस्टीट्यूट बैंकिंग की कोचिंग कराता है उसके पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मुझे एसएससी की तैयारी करनी है तो मैं एसएससी की कोचिंग कराने वालों के पास जाऊंगा। तो कंपनी सबसे पहले ये सोचती है कि उसे क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस प्रकार के प्रोडक्ट में वो जाना चाहती है। मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, शोरूम खोलना चाहता हूँ, तो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा भाई आप लेडीज़ कपड़ों का शोरूम खोलना चाहते हैं जहाँ पर कि साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी वगैरह होंगे, या आप जेंट्स गारमेंट की तरफ जाना चाहते हैं जिसके अंदर जीन्स, टी शर्ट्स, लोअर, ये सारे आइटम होंगे। तो कंपनी सबसे पहले डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट में वो बिजनेस करना चाहती है। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहती है, चीज़ों को बनाना और फिर बेचना? क्या वो ट्रेडिंग बिजनेस में जाना चाहती है, बनी बनाई चीज़ें खरीदना और बेचना? क्या कंपनी सर्विस बिजनेस में जाना चाहती है, वहाँ जहाँ पर कि माल का कोई रोल नहीं होता, गुड्स का, सिर्फ हम सर्विसेज देते हैं। जैसे बैंक होता है, बैंक सर्विस देता है, कोई चीज़ थोड़ी बेचता है। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अपनी सर्विस देते हैं, लॉयर्स हैं, अपनी सर्विस देते हैं। तो सर्विस बिजनेस में भी कंपनी जा सकती है। तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी किस प्रोडक्ट में जाना चाहती है। उस प्रोडक्ट को लेकर फिर कंपनी मार्केट में रिसर्च करती है कि क्या जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, जिसमें हम बिजनेस करेंगे अपना, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा भी या नहीं चलेगा, मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, क्या हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिल पाएगा, उस प्रोडक्ट को जिन मशीनों के अंदर बनाया जाएगा, जिन मशीनों की सहायता से बनाया जाएगा, क्या वो मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्या हमें जितना पैसा चाहिए क्या उतना पैसा हमें मार्केट से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये सब डिसाइड करने के बाद फिर हम किसी सीए से या किसी लॉयर से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सेटअप करवाने में इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमें गाइडेंस देते हैं, इनके पास भरपूर नॉलेज होती है कि आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके बारे में जो डिटेल्ड स्टडी होती है ना, वो ये करते हैं। ये हमें अगले 5 या 7 साल का डाटा बना के देते हैं कि अगले 5 सालों में आप इतना कमाओगे, इतनी आपकी सेल होगी, इतने आपके खर्चे होंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज होती है कि फ्यूचर की जो अर्निंग्स हमें आएंगी वो आज कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ये, तो इनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। हमें बिजनेस में कौन कौन से मैनेजर्स चाहिएंगे, ठीक है, उनकी भी हमें नियुक्ति करनी पड़ेगी। कंपनी बनने के बाद सेक्रेटरी कौन बनेगा कंपनी का, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन बनेंगे, कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उस पर साइन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हमें प्रमोशन के अंतर्गत डिसाइड करनी पड़ती है। यानी कि किसी भी कंपनी को वास्तविक रूप में लाने से पहले जो भी उसके बारे में सोचना, विचारना, मार्केट में रिसर्च करना, ये सब काम जो होते हैं ये प्रमोशन एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको प्रमोशन एक्टिविटीज़ के बारे में सारा बता दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ से रीड करा देता हूँ। बार पेज नंबर 1 पर सबसे पहले है कि प्रमोशन का मीनिंग। प्रमोशन का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिनके द्वारा किसी भी कंपनी को अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, और जो पर्सन इस कंपनी को बनाने के पीछे अपनी मेहनत करते हैं बेटा, उनको बोला जाता है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स। तो कई बार एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी का निर्माण जिनके द्वारा किया जाता है या कंपनी को बनाने में जिन लोगों की मेहनत लगती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बेटा प्रमोटर्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले प्रमोशन में पहला काम क्या होगा, सबसे पहले माइंड के अंदर आइडिया आएगा कि हम किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद प्रमोशन के अंदर नेक्स्ट स्टेज आएगी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। हमारे माइंड में जिस चीज़ का आइडिया आया उसके बारे में भरपूर रिसर्च की जाएगी, मार्केट सर्वे किया जाएगा। तीसरे स्टेप में यानी प्रमोशन के ही तीसरे स्टेप में डिफरेंट फैक्टर्स को असेंबल करेंगे हम कि हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मशीन कहाँ से मिलेगी, लेबर कहाँ से मिलेगी, कैपिटल कैसे मिलेगी, उन सब की अरेंजमेंट की जाती है। पहले आइडिया आया, उस आइडिया की हमने अच्छे से रिसर्च की, उसके बाद हमने जो रिसोर्सेज चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए
उनको हमने हासिल किया। और उसके बाद लास्ट में आता है फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हो सकता है हमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता हो। अब ये करोड़ों रुपए कैसे ले जाएंगे? बैंकर्स जो होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, कुछ पैसा बैंक से लोन लिया जाएगा, कुछ पैसा जो अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है मार्केट में, तो ये शेयर्स इतनी आसानी से नहीं बिकते हैं, हमें किसी एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है जो कि हमारे शेयर्स को जनता में बिकवा देता है इजीली। तो इन एजेंट्स को कहा जाता है बेटा अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स, ये अंडरराइटर्स कंपनी के सारे शेयर्स बिकवा देते हैं, बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। तो इस तरह से प्रमोशन की जो स्टेज है वो हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी प्रमोशन। अगला जो काम है वो है हमारा बेटा बी पार्ट। बी पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो है इनकॉर्पोरेशन, या इसे रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन। अब बात आती है कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करवाएं। हमने पता लगा लिया हमें क्या करना है, किस प्रोडक्ट में हमें अपना बिजनेस करना है, किस चीज में हमें लाइफ गुजारनी है, वो सारा पता चल गया। अब हम चाहेंगे कि इस कंपनी को रजिस्ट्रार पे यहाँ पर रजिस्टर्ड भी किया जाए, क्योंकि तभी तो हम काम कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती है तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकती है। अच्छा जी, तो हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन के अंदर पहला जो काम आता है उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, प्रारंभिक क्रियाएं। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक क्रियाएं। कुछ काम हमें पहले करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, जिनके अंदर आता है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। और प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज का पहला पार्ट है बेटा डिसाइडिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पैलेस। सबसे पहले बेटा कंपनी को अपने ऑफिस का सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखना चाहती है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है बेटा वो उस राज्य के अंदर होता है जिस राज्य के अंदर वो कंपनी अपना ऑफिस सेटअप करना चाहती है। मान लेते हैं ये कंपनी हरियाणा में अपना ऑफिस बनाना चाहती है, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस एक होता है बेटा, बाकी जो होती है वो ब्रांचेज होती है। तो हेड ऑफिस कंपनी का हरियाणा के अंदर बनना है, तो इसे हरियाणा का ही जो रजिस्ट्रार है ना कंपनी का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हरियाणा, उसी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर ये कंपनी अपना रजिस्ट्रार ऑफिस राजस्थान में खोलना चाहती है तो राजस्थान का जो आरओसी होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसे राजस्थान का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपनी को क्या काम करना है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का चयन करना है कि वो कहां पर उसको रखना चाहती है। ठीक है बेटा, इसके बाद बी आता है डिसाइडिंग नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम डिसाइड करना आता है प्रारंभिक क्रियाओं का दूसरा पार्ट। अब नेम डिसाइड करने के लिए कंपनी को सबसे पहले कुछ नामों की लिस्ट बनाकर, कुछ रैंडमली नामों की लिस्ट बनाएगी और इस लिस्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजेगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो रजिस्ट्रार होता है पर्सन, वो अपने जितने भी भारत के अंदर कंपनियां बनी हुई हैं सबका डाटा उसके पास होता है। 1000 कंपनियां हैं, लाख कंपनियां हैं, वो मैच करेगा कि क्या इन्होंने जो नाम हमें लिख के दिया है वो किसी ऑलरेडी बनी हुई कंपनी से मैच तो नहीं खाता है, क्योंकि एक जैसे दो नाम नहीं हो सकते। मैंने मान लो मैंने बनाया हुआ है यादव एंटरप्राइजेज, मेरी कंपनी इस नाम से चल रही है। अब
कोई दूसरा पर्सन इस नाम से बिजनेस ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो रजिस्ट्रार को अगर ये लगेगा कि इन्होंने जो लिस्ट भेजी है वो सारे नाम मैच खाते हैं, तो वो इनको अप्रूवल नहीं देगा। वो कहेगा आप और नाम भेजो, वरना मैं अपनी तरफ से आपको कोई नाम दे दूंगा और आपको उसे मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम ये करना पड़ता है कि एक नाम चूज करो और वो नाम रजिस्ट्रार को भेजो। आप 8-10 नाम लिख के, रजिस्ट्रार मैच करेगा। अगर कोई नाम ऐसा है जो मैच नहीं खाएगा, जो बिल्कुल अलग है, रजिस्ट्रार उसकी अनुमति दे देगा। और अगर सारे नाम मैच खाते हैं तो रजिस्ट्रार अपनी तरफ से कोई नाम डिसाइड करके इनको दे देता है और इनको मानना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ रॉयल, क्राउन ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकती जो कि किसी राजा महाराजा या जो कोई ऐसी चीज को दर्शाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो नाम डिसाइड करने के लिए सेक्शन 20 है कंपनी के अंदर, सेक्शन 20, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कैसे नाम डिसाइड होता है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमें सेक्शन 20 नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसकी हिंट देनी है कि जो भी नाम सिलेक्ट किया जाएगा ना, वो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है बेटा, 2 काम हो गए। तीसरा काम आता है बेटा, टू गेट लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड। अगर वो कंपनी ऐसे बिजनेस में जाना चाह रही है जिसके लिए लाइसेंस जरूरी है, तो इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी वो एप्लीकेशन? सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अगर कोई कंपनी स्टार्ट होने वाली है और उस कंपनी को बेटा किसी लाइसेंस की आवश्यकता है, बिना लाइसेंस को कंपनी नहीं बन सकती, तो उस कंपनी को न्यू दिल्ली में लाइसेंस लेने के लिए एक ऑफिस है। वहाँ जो ट्रेड और हमारा इंडस्ट्री सेक्रेटरी बैठता है, ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी होता है, उस सेक्रेटरी के पास हमें एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी ताकि वो हमें लाइसेंस दे सके। तो ये काम भी करना पड़ेगा अगर लाइसेंस की आवश्यकता है तो बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए कहाँ आवेदन करना पड़ता है, तो इस नाम को आप अच्छे से याद रखें, सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो 3 काम हो गए। अगला काम, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। हमें कुछ लोगों की नियुक्ति भी करनी पड़ती है, यानी कि हमारा बैंकर कौन होगा, यानी कौन बैंक हमें फाइनेंस कर रहा है, हमारा सीए कौन होगा, लॉयर कौन होगा, या जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था जो कि कंपनी का महत्वपूर्ण कागज माना जाता है, उसके ऊपर साइन कौन करेगा, उन सब पर्सन्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, फिर है हमारा 5वां, टू गेट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड। जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उनको बनवाना पड़ता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है। यहाँ नॉमिनी की डिटेल नहीं आएगी, वो ओपीसी में आती है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस, ये डॉक्यूमेंट हमें छपवाने पड़ते हैं। ठीक है, और बेटा लास्ट काम जो है वो है एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। ये सारे काम करने के बाद हमने नाम भी डिसाइड कर लिया, अपना ऑफिस भी डिसाइड कर लिया, हमने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, या ले भी लिया, हमने जिनके साथ काम करना है उनकी अपॉइंटमेंट भी कर दी, हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर भी करवा दिया। इन सब की एक लिस्ट बना के, बंच बना के, या ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन, इन सबको हमें एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार इन सबको चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर क्या होगा बेटा? चेक करने के बाद
ये हमें उसकी अनुमति दे देगा, हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो ये बेटा इनकॉर्पोरेशन जो हमारी सेकंड स्टेज थी, हमने पहली स्टेज पढ़ी थी प्रमोशन, उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी पड़ती है। इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू।